अगला क्वेश्चन हमारा है 14वां। एक बम है, ठीक है, और वो बम क्या है, रखा हुआ था, कितने किलोग्राम का था, 10 किलोग्राम का था, और अचानक धमाके के साथ फूट पड़ा। ठीक है, इस बम के दो टुकड़े हुए, इस बम के दो टुकड़े हुए। एक टुकड़ा जो निकला वो हमारा कितने का था, 80 किलोग्राम का, सॉरी, एक टुकड़ा हमारा निकला 4 किलोग्राम का, और इसकी स्पीड जो थी निकलने की वो थी 20 मीटर पर सेकंड, और ये इस तरफ निकली। दूसरा टुकड़े किस वेग से निकलेगा और किधर निकलेगा ये जानना चाहते हैं। तो देखिएगा, ये m1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, v1 हो गया। यहां बोल सकते हैं m2 का है, कुल हमारा 10 ही किलो का था ही, तो 10 में से 4 निकाल दीजिए, यानी कि 6 किलोग्राम ये निकलेगा। इसका वेग v2 नहीं मालूम, और किधर जाएगा नहीं पता। देखिए, उधर जा रहा तो मैंने प्लस लिया, अगर मेरा ये आंसर भी प्लस में आता तो मतलब दाहिने तरफ ये भी जाएगा उसी तरफ, और अगर ये v2 का मान माइनस में आया तो इधर आएगा। अब ये बम प्रारंभ में स्थिर रखा था, तो ये हो गया आपका m, बड़ा M, और इसका वेग कितना था प्रारंभ में, तो 0। अब हम जानते हैं संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण कहता है कि बम फूटने के पहले का संवेग, बम फूटने के पहले का संवेग बराबर बम फूटने के बाद का संवेग, बम फूटने के बाद का संवेग, बाद का संवेग। अब जरा बताइए क्या हो जाएगा। तो पहले प्रारंभ में हमारे पास था m यानी कि 10 किलोग्राम, और उसका वेग कितना था, 0। दूसरी बार हमारे पास क्या है, बम हमारे पास 4 किलोग्राम, बगल में जा रहा है 20 की स्पीड से, ये हो गया m1 v1। दूसरी तरफ m2 v2 यानी कि 60 इंटू v2, तो ये तो 0 हो गया, इसे इधर ले आएंगे, 80 हो जाएगा, वही -80, उधर 60 इंटू v2, तो ये दोनों कट गए। और हम अब आराम से कह सकते हैं कि सर अगर इसको हम काटने बैठे तो ये आ जाएगा 2 चौक का 8, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो v2 बराबर कितना आ जाएगा, -4/3 मीटर पर सेकंड। माइनस क्या बता रहा है कि ये बाई तरफ जाएगा, किधर जाएगा, बाएं, और किस स्पीड से, 4/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरौता एक उत्तोलक है। सरौता की बात करें तो सरौता का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक सुपारी रख देते हैं। तो ये सुपारी हो गया हमारा भार, ठीक है, ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, सरौता कैसा उत्तोलक है। बीच में हो गया भार, यहां पर हमारा हो गया आलंब, और हम यहां से लगाएंगे दम, तो कट से लगाने पर हमारी सुपारी कट जाएगी। सुपारी रखते हैं हम, सरौता, सरौते से सुपारी काटते हैं, तो यहां हमारा लगेगा आयास। अगर भार आपका बीच में हो, एक तरफ आलम्ब एक तरफ आयास हो, तो यह हमारा जो उत्तोलक होता है वो हमारा किस प्रकार का उत्तोलक होता है, जवाब है द्वितीय प्रकार का। देखिए बड़े आराम से काम बन गया है, मैंने समझा भी दिया, ये डेफिनेशन है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में हमारा भार बीच में, आलम्ब एक किनारे और दूसरे किनारे आयास होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारा सरौता जो है वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने इंक को, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी वस्तुओं में तापांतर, तापांतर दो वस्तुओं का तापांतर 81 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो सेल्सियस में अंतर क्या होगा, सेल्सियस में ये अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। अब इसके लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करा दूं। अंतर को हम डेल्टा से दर्शाते हैं, तो डेल्टा सी, डेल्टा एफ, और डेल्टा हमारे पास क्या होता है के, यानी कि सेंटीग्रेड तापमान, फ़ारेनहाइट तापमान पर अंतर और केल्विन पर अंतर में एक संबंध होता है कि इन सभी के नीचे आप 5 और इसके नीचे 9 लगा सकते हैं, ये संबंध होता है। अब जैसा आपका सवाल वैसा आप काम करिए। हमको देखिएगा तापांतर फ़ारेनहाइट में दिया, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखा है 81 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है कि डेल्टा सी बताओ, तो यही दोनों यूज कर लो। डेल्टा सी बाई 5 बराबर 81/9, काट दीजिए, 9 9 81, क्रॉस गुणा, डेल्टा सी बराबर 9 5 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में बोलूंगा तो ये अंतर 45 डिग्री का होगा, और अगर मैं फ़ारेनहाइट में बोलूंगा तो ये 81 का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार, किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार हमको दे रखा है कितने के बराबर, 0.004036 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आयतनिक प्रसार क्या होगा,
इसका आयतनिक प्रसार क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा काम है। देखिएगा हमारे पास तीन चीजें होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतनिक प्रसार गुणांक। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा इनके बीच अनुपात क्या होता, तो याद कर लीजिएगा 1:2:3। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूं तो अल्फा बराबर हो सकता है x, बीटा बराबर 2x और गामा बराबर क्या कह सकते हैं 3x। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो चलिए हमको क्या पूछा है, तो जवाब है सर हमको क्षेत्रीय प्रसार यानी कि बीटा दे रखा है। ठीक है, और हमसे जानना चाहता है आयतनिक प्रसार। तो देखिए यहां से दिमाग लगाइए अपना, कहिए बीटा यानी कि 2x बराबर कितना है 0.0004036। 2 से काटिए 0.0000, 2 1 में 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब यहां पर कहेंगे सर जी बीटा का मान 0.00018 है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या पूछा गया है आयतनिक प्रसार गामा, तो गामा का मान 3x, 3 इंटू 0.00018, 18 तिया 54, 0.00054 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा, देखिए कितना आसान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन हमारा 2 किलोग्राम के जल का ताप, 2 किलोग्राम के जल का ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और फिर कहता है इसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित किया गया मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले डायग्राम समझ लें। सवाल लगाने से पहले देखिए एक पिक्चर हमारे माइंड में मेकअप होना चाहिए, जब वो रहता है तो सवाल लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हल में आते हैं, कहता है सर जी पहले वाले कंटेनर में हमारे पास 2 किलोग्राम है, तो हम कह सकते हैं m1 बराबर कितना है 2 किलोग्राम, और m2 और इसका तापमान कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हमारे पास है 1 किलोग्राम है, m2 बराबर 1 किलोग्राम और उसका तापमान दिया हमको 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दोनों चीजें उल्टी जा रही हैं और कहाँ जाएगा, एक बड़े कंटेनर में। ठीक है, दोनों मिला दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी कंटेनर में मिक्सअप होगा उसका एक तापमान होगा जिसे T हम मान लेते हैं, वही हमें पता करना मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा कैलोरीमेट्री का सिद्धांत लगेगा। कैलोरीमेट्री कहती है कि एक उष्मा देगा और दूसरा लेगा, एक जितना देगा दूसरा उतना ही लेगा। तो इसमें उष्मा का देखिए 80 है ये और वो 30 है, यानी कि देने वाला ये है और एक्सेप्ट करने वाला वो है, मतलब ये एब्जॉर्ब करेगा ये देगा। तो ये कितना देगा, फॉर्मूला होगा सर m1s_t डेल्टा टी, और उधर वाला क्या हो जाएगा m2s। s इसलिए क्योंकि दोनों ही जल ही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। m2s और डेल्टा टी का मतलब हमारा हो गया कि डेल्टा टी, अभी लिख लेते हैं फिलहाल यहां बल्कि डैश कर दें, तो एस एस कट गया, पहले का 2 किलोग्राम, आगे डेल्टा टी तो 80 था, टी पर जाएगा यानी कि घटेगा, ये कम होगा क्योंकि दोनों को मिलाने पर तो तापमान बढ़ना है नहीं घटना ही है, 80 वो 30 है तो ये कुछ देगा वो लेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका 80 माइनस टी, उधर देखिए जरा कितना हो जाएगा m2 1 किलोग्राम, डेल्टा टी डैश ये 30 था ये घटेगा यानी कि इसका मान इसका मान बढ़ेगा क्योंकि 30 से बढ़ जाएगा क्योंकि इससे ऊर्जा ये लेगा उसमें, तो यहां पर हो जाएगा t माइनस 30। अब इसको सिंप्लीफाई भर करना हमको, तो आइए सॉल्व कर दिया जाए। 8 दूना 16, ये 2t, उधर आ जाएगा आपका t माइनस 30, सिंप्लीफाई करिए, इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा 3t, इसको इधर ले आइए तो 160 और 30 मिलकर 190, तो t बराबर 190/3, 3 से काटिए, 3 छक 18, देखिए दोनों के बीच का आ रहा, 3 छक 18, 1 0, 3 त्रिक का 9, 63.33 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये रहा कैलोरीमेट्री से संबंधित सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। किसी माध्यम में दो तरंगों की संचित ऊर्जाओं का अनुपात, दो तरंग की संचित ऊर्जाओं का अनुपात दिया हुआ हमारे सामने E1 अनुपात E2,
बराबर लिखा हुआ है हमारे पास 25:21। पूछ रहा हूं उनके आयामों का अनुपात क्या होगा, A1 अनुपात A2 क्या होगा। बहुत पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। E1 इज प्रोपोर्शनल टू या इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। तो आप जानते हैं जब इसको हम हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी तो हम वहां लिख देंगे कोई अचर के ए स्क्वायर। अब इस आधार पर आप कह सकते हैं सर जी E1 हो जाएगा के A1 स्क्वायर और E2 बराबर क्या हो जाएगा के A2 स्क्वायर। अब इनको अगर हम साइड बाई साइड भाग दे दे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, E1 बाई E2 बराबर के A1 स्क्वायर बाई के A2 स्क्वायर, ये कटा और हमने कहा सर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 बटा क्या 81 A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट में आ जाएगा 25 बटा 81 A1 बाई A2। तो हमारा हो जाएगा A1 अनुपात A2 बराबर 5:9। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती हैं, 20वां सवाल है, जिनकी आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, कितने से, 1000 हर्ट्ज से, 2000 हर्ट्ज से, 20000 हर्ट्ज से, इनमें से कोई नहीं। आपकी तरंगे 3 भागों में बटी हैं। ठीक है, अपश्रव्य, पराश्रव्य और एक और भी है। ठीक है, दिमाग में मेरे असल में इंग्लिश हिंदी दोनों चलो, थोड़ा मैं मिस कर रहा हूं। पराश्रव्य का मतलब वो ध्वनियां जो हम नहीं सुन पाते। ठीक है, तो हम 20,000 के ऊपर और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि नहीं सुन पाते। तो पराश्रव्य ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते। तो यहाँ हमारा जहां याद आ गया, हमारे जो ध्वनियां उन्हें 3 भाग में बांटा गया, एक तो श्रव्य, एक अपश्रव्य और एक पराश्रव्य। ध्यान दीजिएगा, एक पराश्रव्य। इनके रेंजेस क्या हैं? तो जवाब है सर अपश्रव्य का जो होता है वो बिलो 20 है, 20 हर्ट्ज के नीचे। ठीक है, इससे नीचे। और हमारा जो श्रव्य है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जाता है और ये 20,000 हर्ट्ज के ऊपर। हम इसे नहीं सुन सकते ऊपर वाले को, क्योंकि इसका मान हमारी सुनने की क्षमता से कम है। ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते क्योंकि हमारी सुनने से ज्यादा है। तो हमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर मिला तो उसे हम पराश्रव्य कहेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन और भी बहुत आता है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो जवाब है हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। और इसको और क्या कह सकते हैं? तो जवाब होता है हर्ट्ज को ही हम लोग सेकंड इनवर्स कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद कर लीजिएगा। एक तो आवृत्ति का मात्रक या हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो जवाब है आवृत्ति का। और हर्ट्ज का दूसरा मतलब सेकंड इनवर्स भी होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। आइए 21 की तरफ चलते हैं। प्रकाश में हम आ चुके हैं। जैसा मैंने आपसे बोला था, प्रकाश के कुछ कम क्वेश्चन हमने डाले हैं जानबूझकर, क्योंकि अगले सेट में प्रकाश के क्वेश्चन अधिक होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम वहां पर रखेंगे। उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता 1/4 है। एक बात बताइए, उत्तल दर्पण से कैसा इमेज बनता है? तो जवाब है काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक इमेज में m का मान, चाहे जो वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, गाढ़ बनिएगा प्लस, और अगर वास्तविक होता है तो हमेशा आप m का मान किस में लिया करिए? माइनस में। ठीक है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, दोनों के लिए ट्रिक है। तो m की वैल्यू फिलहाल हमारी प्लस ली जाएगी, क्योंकि मामला किसका है? उत्तल दर्पण का है। और उत्तल दर्पण से हमें हमेशा हमेशा कैसा इमेज मिलता है? काल्पनिक। ठीक है, तो अब उत्तल दर्पण की बात आ ही गई है तो इमेज एक उसका डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा। अब इसी के सामने, इसके कहीं सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रख दी गई है। ठीक है, तो हमने एक वस्तु रख दी, u बराबर कितना? 60, लेकिन चूंकि इस तरफ है, देखिएगा मूल बिंदु के इस तरफ है, इसलिए मान किसमें? माइनस में। अब कहता है उसकी फोकस दूरी, उसका प्रधान फोकस किधर होता है? तो जवाब होगा सर उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो किधर होता है? किधर होता है मित्रों? इस तरफ होगा। ठीक है, ऑब्वियस है, इधर ही तो फोकस इसका होगा, तो उधर होने के नाते एफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और दिया ये 40 सेंटीमीटर है। तो कह रहा प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v का मान बताइए। तो v भी पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि इसका हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद कर लें o और f के बीच में हमेशा ये बनता है। तो चलिए जरा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला हमारा होता है इसके लिए? बोलिए। 1/f बराबर क्या होता है बाबू? 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में फॉर्मूला में मान रखा 40, यहाँ पर हमारा u हुआ -60, ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस आएगा, जो इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/40 प्लस 1/60, 40 और 60 का एलसीएम 120। ठीक है, अब कहेंगे सर 4 तियां 12 और 6 दूना 12, 5 आएगा।
5 से काट दे, 5 दूना 10, 5 चौक का 20, इसको उल्टेंगे, ये आ जाएगा प्लस 24 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बाईसवां, एक लेंस की क्षमता प्लस 1.5d है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी और उसका प्रकृति क्या होगा। तो जरा सुन लीजिए, प्रकृति के लिए मैं एडवांस जवाब दे दूं। अगर मान पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मान आपका पॉजिटिव है तो वो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, सॉरी उत्तल लेंस होगा, सॉरी उत्तल लेंस होगा। और अगर माइनस आता हुआ है फोकस आपका पावर, तो इसका मतलब वह कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रकृति के लिए कुछ सोचना नहीं है, अगर प्लस है आपका पावर तो उत्तल लेंस है, अगर माइनस है तो अवतल। तो फिलहाल यहाँ प्लस देखकर हमें क्लियर हो गया है ये कैसा है, हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, अब आगे की कहानी, P बराबर होता है 1/f, जहां f किस में होना चाहिए, मीटर में। f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो इनकी जगह बदल दिया, इनकी भी जगह बदल दिया, f बराबर हो गया 1/p, और p की वैल्यू दिया है 1.5, लेकिन याद रखना है किस में आ रहा है, मीटर में। तो मजा नहीं देगा, हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, ये दशमलव भी हट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0 0। ठीक है, 200 बटा क्या, 3 सेंटीमीटर, या 3 छक 18, 3 छक 18, 18 3 छक 18, यानी कि 2 0 2 0, 3 छक 18, 66 से ही 2/3 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेश है, नाम दे दीजिए उनको Q1 और Q2। ठीक है, एक Q1 है, दूसरा क्या है, Q2। कहता है उनके बीच की दूरी आधी कर दी गई, मतलब इसको थोड़ा शिफ्टिंग कर दिया गया, उसको भी थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया, और इनके बीच की दूरी को घटा दिया गया। ये Q1 है, ये Q2 है। अगर पहले R रहा होगा तो नई दूरी आपकी R डैश जो है वो R का क्या है, आधा है। ठीक है, ये कहानी है। अब कहता है आवेशों को 3 गुना कर दिया गया, तो यहां पर जो नया आवेश है वो पहले का 3 गुना, अगर पहले Q1 था तो अब 3Q1, अगर पहले Q2 था तो अब 3Q2। क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनके बीच लगने वाले बल का मान कितना गुना हो जाएगा। मान लेकर ये F1 है तो F2 है, तो F2 F1 का कितना होगा ये जानना है हमको। तो जरा F1 बताइए। दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहलाता है, जिसका मान होता है 1/4 साइलन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और अभी फिलहाल तो यही यूज होगा। दूसरे वाले केस में अगर मैं F2 की बात कर लूं तो जवाब हो जाएगा 1/4 पाई साइलन 0 Q1 डैश Q2 डैश बाई R डैश का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई साइलन 0, Q डैश का मतलब हो गया 3Q1, Q डैश Q2 डैश का मतलब 3Q2, और नीचे R डैश मतलब R/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो F2 बराबर 3 त्रिक का 9, बाहर कर लेना, ये 2 का वर्ग आएगा 4, ऊपर भेज देना, 9 चौक का 36। तो ये और ये 2 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, ये 2 का वर्ग आएगा 4, ऊपर जाकर 9 चौक का 36, ये सब बाहर, 1/4 साइलन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं सर F2 बराबर 36 गुणे, ये सेम वही मान है जो ऊपर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर F1 लगा सकते हैं, यानी कि दूसरा बल पहले बल का कितना है, तो जवाब है सर 36 गुना। 36 गुना वह बल हमारा दूसरे केस में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 24वें क्वेश्चन में आते हैं। कुछ फॉल्ट की वजह से मित्रों पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा मैं एक ही पार्ट में से कंप्लीट करना चाह रहा था, किंतु कुछ दिक्कतों की वजह से पहले वाले में 14, फिर दूसरे वाले में मैंने 11 क्वेश्चन डाले। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ब्रेक भी लग जाने से वैसे अच्छा ही रहा, क्योंकि ब्रेक लगना भी बहुत जरूरी है बीच में। एक ब्रेक लग गया है, नहीं तो ये पूरा एक वीडियो कंप्लीट आपका होता। 1 ओम, 3 ओम और ये है 2 ओम। पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक के लिए रेगुलरली आता है। ध्यान से सुन ले, धारा विभाजन अगर हो कहीं, धारा विभाजन, ठीक है, तो समांतर क्रम, ट्रिक समझ लीजिएगा, तो क्रम समांतर, धारा प्रतिरोधों में समान, तो कौन सा क्रम हो जाएगा आपका, श्रेणी क्रम।
श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला आपका होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम के लिए आपका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बहुत सिंपल ट्रिक दिया है, अगर धारा बढ़ती है तो समांतर, और अगर धारा नहीं बढ़ती है, दोनों प्रतिरोधों में सेम धारा मिलती है, तो वो समांतर क्रम। अब आइए इस सवाल की बात करें। अगर मैं यहां पर समझना चाहूं कि ये कौन सा क्रम यहां बन रहे हैं, तो उसको समझने के लिए आइए हम यहां पर ध्यान दें। अगर हम यहां से करंट एंट्री कराएंगे तो ये करंट दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, ऊपर मान सकते हैं I1 और I2। अब ये बताइए जरा, अगर ये करंट आगे बढ़ेगा तो ऐसे I1 यहाँ आया, फिर यहां से ये मुड़ जाएगा, यानी कि इन दोनों में करंट क्या है, सेम, और इसमें करंट है अलग। तो यहां पर अंडरलाइन करिएगा, इन दोनों में करंट सेम है, इसलिए हम यहां पर कहेंगे सर जी हमारा तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर 1 प्लस 2 श्रेणी क्रम बनाएगा, जिसमें फॉर्मूला R1 प्लस R2 यानी कि 3 ओम। ठीक है, अब इसे हटा दीजिए पहले वहां से, और फिर ऐसे डायग्राम बना लीजिए। एक हमारा 3 ओम नीचे है और ऊपर हमारा क्या है, वो भी 3 ओम हो गया है, ये सीधे है। ठीक है, अब यहां से I गया था तो ऊपर I1 हो गया था और नीचे I2, यही तो लिखा था। अब दोनों में धारा अलग है, इसलिए क्रम क्या बना, समांतर बना, और समांतर होने के नाते फॉर्मूला बना 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 यानी कि 1/3 1/3, आंसर हुआ 2/3। इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि 3/2, काटने पर 1.5 ओम। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया हो। अंतिम सवाल हमारा एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, जिसको ध्यान से सुन लें। क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, 4 ऑप्शन है किस पर। पहला, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, दूसरा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, लेंज के नियम पर, जूल के सिद्धांत पर। फिर से सुन लीजिएगा, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, लेंज के नियम पर, जूल के सिद्धांत पर, या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, एक होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। ये जब यहां से लाइट जाती है तो यही इसको प्रभावित करती है। तो इस तरीके का प्रेरण क्या कहलाता है, जब हम एक आदमी दूसरे को प्रेरित करता है तो इसे कहलाता है अन्योन्य प्रेरण। यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली होने के नाते प्राथमिक कुंडली को द्वितीयक कुंडली को प्रेरित करता है, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर सही होता है अन्योन्य प्रेरण के द्वारा। ज्यादातर बच्चे यहाँ लेंज का नियम या स्वप्रेरण या जूल वगैरह लगाकर बैठ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये फिजिक्स का भी ये पार्ट आपको बहुत पसंद आए। आपकी प्यारी कमेंट्स, आपके प्यारे लाइक्स और आपके प्यारे शेयर हमें प्राप्त हो, इस उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।